माँ कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है, मैं रूखी सूखी रोटी भी खा लूंगी। माँ मुझको भी भूख लगी है। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा, क्या खिलाऊं मैं अपनी बच्चियों को, और कितनी परीक्षा लेगा। रामपुर नाम के एक गांव में अनीता नाम की गरीब औरत रहती थी। उसकी 5 बेटियां थी। हे भगवान, किस चीज की सब्जी बनाऊं? आज तो रसोई में एक भी तरकारी नहीं है, और बिना तरकारी की पांचों खाएंगी भी नहीं। अनीता अपनी रसोई को दुख से निहारते हुए बाहर आती है और कुछ देखने लगी जहां उसे कुछ हरी भरी बेल दिखाई देती है। अरे, ये तो काशी फल सब्जी की बेल है, मगर मैंने तो लगाई भी नहीं, शायद अपने आप निकल आई है। चलो अच्छा है, इसके पत्तों की तो अच्छी सब्जी बनती है, इसका साग बना देती हूँ, खा लेंगी पांचों। अनीता काशी बेल के पत्ते तोड़ कर ले आती है और चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं। हे भगवान, कितनी जोर से पछवा हवा चल रही है, चूल्हे में आँच भी नहीं लग रही। बरसात की हवाओं की वजह से बार बार चूल्हा बुझ रहा था और वही दूसरी तरफ पांचों बेटियां खाली प्लेट लेकर भूख से तिलमिला रही थी। भूख के मारे मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, पता नहीं खाना कब बनेगा। मुझको भी बहुत तेज की भूख भूख लगी है, आज तो मैं पूरे 2 कलछी चावल खाऊंगी। ये सुनकर तीसरी बहन रेमा चिड़चिड़े मन से बोलती है, सारा खाना तो अकेले ही हड़प जाएगी, तो हम चारों और माँ क्या खाएंगे? वही तो, चुहिया सा तो पेट है तेरा, 2 कलछी चावल खा जाएगी। पहले कितना सही था, जब ये माँ का दूध पीकर रह जाती थी, तब हम चारों बहनों को पेट भरकर खाना तो मिलता था, लेकिन जब से ये भी खाना खाने लगी है, हमको थोड़ा थोड़ा ही खाना नसीब होता है। गरीबी के चलते खाने को लेकर रेमा, सीमा, अनु सब छोटी पूजा पर भड़कने लगते हैं। तभी सबसे समझदार मीना उन सब को समझाने लगती है। ऐसे नहीं बोलते, पूजा हमारी छोटी बहन है, तुम लोगों को पता है, इसे थोड़े अनाज के लिए माँ जमींदारों के खेतों में दिन दिन भर भूखी प्यासी काम करती है। पिताजी तो कमाते धमाते भी नहीं है, हमारा पेट माँ ही भरवाती है। उन पांचों में सबसे समझदार बड़ी बेटी ही थी, अपनी माँ के हर दुख तकलीफ को समझती थी। अनीता बेचारी किस्मत से हारी औरत है, जिसकी शादी मुकेश से हुई। मुकेश को हमेशा से ही बेटा चाहिए था, और उस गरीबी में अनीता को 5 बेटियां हो गई। इस बात से नाराज मुकेश दारू पीने लगता है, जिस वजह से बेचारी अनीता अपनी बेटियों का पेट पालने के लिए लोगों के खेतों में पूरा पूरा दिन काम करती थी, और उसे कुछ पैसे ही मिलते थे। फिर शाम को बेटियों को खाना बनाकर खिलाती थी। माँ, ये तुमने हरा हरा क्या बनाया है? ये तो एकदम गोबर जैसा लग रहा है, मैं नहीं खा रही, मैं नहीं खा रही हूँ। मुझको भी नहीं खाना, नहीं खाना। मेरे लिए आलू की सब्जी बना दो। तुम हमको हमेशा ये घास फूस खिलाती हो माँ, कभी हमारे लिए पागल पनीर नहीं बनाती हो। उसे पागल पनीर नहीं, पालक पनीर कहते हैं, तोतली कहेंगी। एक तरफ जहां गरीबी की मार पड़ी थी, तभी उन बच्चियों के मन में नया नया खाना खाने की चाह जगी थी। अपनी बेटियों को ऐसे देखकर उस माँ का कलेजा भरसा आता है। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मगर मैं क्या बनाती, घर में एक भी सब्जी नहीं थी, बस यही था। कोई बात नहीं माँ, हम ये भी खा लेंगे, ये भी तो खाना ही है। अच्छा, तो मैं खेत में जा रही हूँ, बारिश का मौसम है, तुम पांचों घर में ही रहना। इतना कहकर अनीता खेत में आकर भूखे पेट ही जाकर बुआई करने लगती है। तभी अचानक से बादल गरजने लगते हैं। हे भगवान, इंद्रदेव को भी अभी ही बरसात की फुहार लगानी थी। जमींदार जी, इतनी बारिश में खेत की बुआई कैसे होगी, मैं घर जाऊँ? तभी जमींदार गुस्से से बोलता है, इसी बारिश में बीज बोने से बीज लग जाएंगे, खेत में पानी नहीं भरना पड़ेगा। बदले में आज मैं तुझे 20 रुपए बढ़ा कर दे दूंगा। वही 20 रुपए ज्यादा पाने के चक्कर में अनीता काम करने लगती है। कई घंटे बीज बोती रहती है, जहां पानी में से जोंक कीड़े निकलकर अनीता को काटने लगते हैं। हाँ माँ, इन जोक को छुड़ाना होगा। हे भगवान मदद कर। जमींदार जी, मैंने खेत बो दिया, मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। हाँ ये ले, अब चल जा। उन पैसों को लेकर आंखों में आंसू लिए अनीता खुद से कहती है, आज इन पैसों से मैं अपनी 5 बेटियों को भरपेट खिला पाऊंगी। अनीता उन पैसों से कुछ राशन खरीद कर घर आने लगती है, और बारिश भी बूंदा बांदी बनकर जोरों से बरसने लगती है, जिससे उस गरीब का कच्चा घर जगह जगह से टपकने लगता है। आंचल, कौरी, बबीता,
चलो जल्दी जल्दी इन बर्तनों का पानी बाहर उठेल कर आओ, घर में पानी भरता जा रहा है। कोई फायदा नहीं दीदी, कितना पानी निकालेंगे घर में से, छत तो जैसे झरने की तरह बह रहा है। सारा खाया पिया इस मेहनत करने में निकल गया, भूख लगी है। पता है हमारे अड़ोसी पड़ोसी के घर में तो इस बारिश के मौसम में चाय पकौड़े बन रहे होंगे, मगर हमको तो सिर्फ घास फूस ही मिलता है। तभी अनीता दरवाजे से ये सुन लेती है और अपने आंसू पूछ कर आती है। चिंता मत करो, आज तुम्हारी माँ तुम्हें घास फूस नहीं खिलाएगी। देखो मैं बेसन और चावल लाई हूँ, आज कड़ी चावल बनाऊंगी और खिलाऊंगी और पकौड़े भी बनाऊंगी। अनीता अपनी बेटियों को खुशी के लिए उनकी मनपसंद का खाना पकाती है। तभी एक सरकारी आदमी बाहर से आवाज देने लगता है। सुनो सुनो सुनो, जितने भी लोग इस बस्ती में रहते हैं वो अपने अपने मकान खाली कर दें। मौसम विभाग और समाचार में जारी किया गया है कि 1 सप्ताह तक भारी बारिश होने की संभावना है और बादल फटने की भी उम्मीद है। अपनी अपनी जान बचाइए। ये खबर सुनकर गरीब परिवार डर जाते हैं और इधर उधर अपना सामान लेकर जाने लगते हैं। इतने में बारिश का पानी बढ़ जाता है और बाढ़ आ जाती है। इससे अनीता की 5 बेटियां डर जाती हैं। मुझको बिजली की आवाज से बहुत डर लग रहा है, अंचल में छुपा लो ना। माँ, बरसात का पानी तो हर जगह फैल गया है, अब हम यहाँ से बचकर कैसे निकले? डरो नहीं आशा, मैं हूँ ना। चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलो, और कुछ भी हो जाए एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वो गरीब माँ अपनी 5 बेटियों का हाथ पकड़कर डरी सहमी सी आने लगती है, जहाँ उसे पानी में पैरों में कांच लगते और बाढ़ में तैरती लाशें भी नजर आती हैं। जैसे तैसे अनीता अपनी 5 बेटियों को एक ऊंचे स्थान पर ले गई और थोड़ी देर बाद बादल फट गया, जिससे सबके घर जलमग्न होकर बिखर गए। अब उन बेटियों का हाल भूख से बेहाल हो गया था। माँ, कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर की भूख लगी है, मैं रूखी सूखी रोटी भी खा लूंगी। माँ, मुझको भी भूख लगी है। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखा, क्या खिलाऊं मैं अपनी बच्चियों को, और कितनी परीक्षा लेगा। तभी वो गरीब माँ उस कूड़ेदान में हरी हरी घास उगा देखती है तो उसे अपनी भूखी बेटियों की याद आती है। और कोई चारा नहीं, मुझे अपनी बेटियों को ये घास की रोटी ही खिलानी होगी। अब अनीता उस कूड़ेदान में से जाकर पालक मेथी को तोड़कर इधर उधर से 2-4 ईंट ढूंढ कर ले आती है और उनका चूल्हा बनाकर उन घास की रोटियां बनाती है और उनको खाने के लिए देती है। तभी बरसात शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बारिश भी ना, सर छिपाने के लिए कुछ तो करना होगा। अनीता कचरे में एक फटा हुआ तिरपाल देखती है, जिसे लाकर वो उन 5 को उड़ा देती है। कई दिनों की भूख से बेहाल वो बेटियां उन घास की रोटियों को चाव से खाने लगती हैं। कैसी बनी है घास की रोटी, अच्छी नहीं लग रही है ना स्वाद में। माफ कर दो अपनी मजबूर माँ को, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी सुख भोगा भी नहीं, लेकिन दुख तो इस बात का है कि तुम बाजों को भी इस बारिश में दुख झेलना पड़ रहा है और ये रूखा सूखा खाना पड़ रहा है। माँ, भूख में तो रूखा सूखा भी अमृत लगता है, ये क्या कम है जो इस बारिश में हमको ये घास की रोटी भी नसीब हो गई। और ये घास की रोटी बहुत ही करारी और स्वाद बनी है, हम सबको अच्छी लगी। हाँ माँ, मैं तो पूरी 2 घास की रोटी खा गई। माँ, अगर इस बारिश के मौसम में हम ये घास के पकौड़े बनाकर बेचें तो इतने पैसे तो कमा लेंगे कि 2 टाइम खाने की दिक्कत नहीं आएगी। रेमा बेटी की कही बात सबको सही लगती है और अब अनीता अपनी 5 बेटियों के साथ मिलकर घास के पकोड़े बनाने लगती है, जिससे खाने वालों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई वाह, आज तक आलू प्याज पालक के पकौड़े खाए थे, मगर इस बारिश के मौसम में इस घास के पकौड़े का स्वाद सबसे बढ़िया है। अरे हाँ भाई, 10 रुपए में घास के 10 पकौड़े खिलाती हैं ये गरीब माँ बेटी। साथ में चटनी भी देती हैं, और क्या चाहिए आज के टाइम में, आता ही क्या है। इस तरह गरीब अनीता अपनी 5 बेटियों के साथ मिलकर खूब मेहनत करती है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को सुधारने लगती है और कुछ पैसे जोड़कर अपनी बेटियों के लिए एक पक्का मकान बना लेती है और अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तुम गरीबों की कोई औकात तो होती नहीं, ऊपर से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी करने के लिए आ जाते हो। अब ये जो तूने घर का मसाला बर्बाद किया है उसकी भरपाई कौन करेगा बता। तुम लोग हराम का खाने वाले हो, कभी अपनी मेहनत से कुछ किया है? मैं अपना नुकसान और नहीं झेल सकता, इसलिए तुझे यहाँ पर आने की अब कोई जरूरत नहीं है। रामपुर नाम के एक गांव में मुकेश नाम का एक व्यक्ति अपने बेटे सोहन के साथ रहता था।
वे इतने गरीब थे कि जिस दिन किस काम मिलता और काम करते तो उनका घर का चूल्हा जलता, और जिस दिन काम नहीं करते उस दिन ठंडा पड़ा रहता था। एक दिन की बात, मुकेश काम की तलाश में रोड पर खड़ा था तो वहां से उसका बेटा सोहन गुजर रहा था। तो सोहन के मन में एक खुरापाती ख्याल आता है और खुद से कहता है, अरे आज तो पिताजी काम पर गए ही नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, पिताजी को थोड़ा सा छेड़ देता हूँ, क्या पता पिताजी थोड़ा हंस लें। ऐसे सोहन अपने पैर में चोट लगने का झूठा नाटक करके अपने पिताजी के सामने जाता है। हे भगवान, मेरे पैर में तो चोट लग गई, अब मैं कैसे चलूंगा? हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पिताजी तो मेरे पास भी नहीं है। सोहन की आवाज सुनकर मुकेश इधर उधर देखने लगा और अपने आप से कहता है, अरे ये तो मेरे सोहन की आवाज है। वो इस तरह दर्द में चिल्ला रहा है, उसको चोट लगी है, लेकिन वो है कहाँ? ये कह फिर से अपने बेटे को देखने लगता है। तभी मुकेश की नज़र सोहन पर पड़ती है। मुकेश अपने बेटे के पास जाता है और देखता है कि वो पैर को पकड़कर रो रहा था। ये देखकर मुकेश जल्दी से अपने बेटे को संभालते हुए बोलता है, अरे बेटा, तू यहाँ पर कैसे? और तेरे पैरों में इतनी चोट कैसे लगी बेटा? तू कहीं भी मत आया जाया कर, क्योंकि तेरे पास सिवाय मेरे कोई और नहीं है। पहले तो मुझे तेरी माँ छोड़कर चले गई, अब मैं तुझसे दूर नहीं होना चाहता बेटा। बेटा बेटा। पिताजी को ऐसे फुट फुट कर रोता देखकर सोहन अपने पिताजी को चुप कराते हुए माफी मांगने लगता है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? भला वो क्यों? तुमने तो कोई गलती भी नहीं की है, तो तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो मेरे बच्चे? पिताजी, मैं तो आपके साथ मजाक कर रहा था, मुझे कोई भी चोट नहीं लगी। और ये तो एक टोमेटो सॉस है जो आपको मेरे पैरों पर दिखाई दे रहा है। मैं आपको केवल हंसाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आप अक्सर चिंता में रहते हैं, इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको इस तरह थोड़ा सा ही सही लेकिन हंसाया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको मेरा मजाक इतना बुरा लगेगा कि आप मुझे लेकर रोने ही लगेंगे। मैं आज के बाद आपके साथ कभी भी कोई भी ऐसा मजाक नहीं करूंगा जिससे आपको बुरा लगे या आपको दुख पहुंचे। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि इतने वहां पर एक व्यक्ति आता है और मुकेश को अपने साथ काम करने के लिए कहता है और अपने साथ ले जाता है। मुकेश अच्छे से काम करने लगता है। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक दिन भारी बारिश आने लगी। मुकेश उस बारिश में काम कर रहा था। जैसे ही मुकेश घर बनाने का मसाला मिक्स करता है, वो सारा मसाला बारिश में ख़राब हो जाता है। ये देख उसके मालिक को गुस्सा आ जाता है और मुकेश से गुस्से में बोलता है, तुम गरीबों की कोई औकात तो होती नहीं, ऊपर से सिर्फ और सिर्फ बर्बादी करने के लिए आ जाते हो। अब ये जो तूने घर का मसाला बर्बाद किया है, उसकी भरपाई कौन करेगा बता? तुम लोग हराम का खाने वाले हो, कभी अपनी मेहनत से कुछ किया है? मैं अपना नुकसान और नहीं झेल सकता, इसलिए तुझे यहाँ पर आने की अब कोई जरूरत नहीं है। मालिक, अगर मैं कल से नहीं आऊंगा तो मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगा? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मुझे काम पर से मत निकालिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बारिश की वजह से ये मसाला खराब हो गया। मैं आगे से ध्यान रखूंगा मालिक कि जब भी बारिश होगी वो मसाला मैं किसी छत के ही नीचे बनाऊंगा, लेकिन मुझे काम पर से मत निकालिए। अच्छा, तो अब तूने मुझसे जबान भी लड़ाई, अब तेरे को तो तेरी मजदूरी भी नहीं मिलेगी। तो खुद जाएगा यहाँ से या मैं तुझे धक्के मार कर निकाल दूं। बेचारा मुकेश अपने आंखों में आंसू लिए घर आ जाता है और उदास हो जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत चुके थे, पर मुकेश काम पर नहीं जाता था और ऐसे ही धीरे धीरे मुकेश को अपने बेटे की चिंता उसे सताए जा रही थी। अपने पापा को ऐसे चिंता में देखकर सोहन अपने आप से कहता है, पिताजी, आप इतनी चिंता में रहने लगे और अब तो वो काम पर भी नहीं जाते। मुझे पिताजी से इस बारे में बात करनी ही होगी कि आखिर वो इतनी चिंता में क्यों रहते हैं। आखिर क्या बात है जिस वजह से पिताजी इतना चिंता लेते हैं? चिंता की वजह से वो इतने बीमार पड़ गए। इतना कहकर सोहन अपने पापा के पास जाकर बोलता है, पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों रहते हैं? आखिर क्या बात है? अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, इसलिए आप मुझे अपनी परेशानी बता सकते हैं पिताजी। ये सुनकर मुकेश अपने बेटे को सब सच बता देता है
सारा सच जानने के बाद सोहन बोलता है। पिताजी आपकी अब तबीयत खराब रहने लगी है, क्यों ना मैं खुद का एक कारोबार शुरू करूं? मैंने सुना है नींबू के दाम बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं। क्यों ना मैं नींबू का व्यापार शुरू करके अपने इस घर को अच्छा बनाऊं और थोड़ा काम करूं? मुकेश अपने बेटे की बातों से सहमत होता है, लेकिन वो अपने बेटे से बोलता है। बेटा सोहन, मेरे पास तुम्हारा ये बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने जितने भी आज तक पैसे बचाए हैं वो मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। इन पैसों का मोल समझना और उसे बेकार में ही व्यर्थ मत जाने देना बेटा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी। इतना कहकर सोहन अपने पिता से पैसे लेता है और बाजार में नींबू लेने चल देता है। वह नींबू का भाव पूछता है। काका, नींबू कैसे दिए? बेटा अभी तो नींबू के दाम सही चल रहे हैं। 10 रुपए के पूरे 10 नींबू मिलते हैं। काका की बात सुनकर सोहन अपने पैसों की तरफ देखता है, जहां उसके हाथों में 50 का नोट था। वह उस पूरे 50 रुपए का नींबू ले लेता है और वह अपने नींबू का स्टॉक भर लेता है। धीरे धीरे करके वह ठेले पर अपने नींबू रखता है और गली गली जाकर नींबू बेचना शुरू कर देता है। नींबू वाला, नींबू ले लो, ताजा ताजा रसीला नींबू ले लो। एक बार नींबू का रस पियोगे तो बार बार नींबू खरीदोगे। नींबू ले लो। सोहन के रसीले नींबू को देखकर उसके ठेले पर अब भीड़ लग जाती है। इस तरह अब उसके 50 रुपए के नींबू बिक गए थे। सोहन के पास अब 50 रुपए के नींबू के बदले उसका दुगना आया था। ये देखकर सोहन खुश हो जाता है और अगली सुबह एक बार फिर नींबू बेचने लगता है। इस तरह सोहन अपने नींबू बेचता रहता है और अपनी तरक्की करता रहता है। धीरे धीरे वह अपने इस काम में इतना आगे बढ़ गया कि उसके नींबू को खरीदने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी। ये देखकर उसके पिता को अब सुकून मिल गया कि उसका बेटा अब खुद के पैर पर खड़ा है और इस तरह दोनों बाप बेटे एक साथ मिलकर अपने नींबू का कारोबार चलाने लगे। वह अब बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए थे और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।